अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम चौपाल। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे शुरुआत करते हैं। आप सब कह रहे थे, यानी सरकार का पक्ष कह रहा था विपक्ष अब मोदी सरकार के 2.0 में खड़ा नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर सीएबी तक विपक्ष खड़ा है, मुस्तैद है और नाक में दम कर दिया है। महाराष्ट्र में तो कैसे खड़ा है पता ही है कि भाई आजकल जो घर घर की कहानी है कि भाई को भाई की बात बर्दाश्त नहीं होती, बाहर जाके फिर क्या क्या सहना पड़ता है, तो उसे रियलाइज होता है। जहां तक सीएबी की बात है तो यह बात मैं मानता हूं विपक्ष खड़ा है, पर पूरी तरीके से विचित्र ढंग से खड़ा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। उनको इसी बात की आपत्ति है ना कि हमने इसमें बांग्लादेश से आए लोगों के लिए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन क्यों लिखा। अब मैं सिर्फ ये एक उदाहरण दूं कि 20 अप्रैल 2012 को श्री तरुण गोगोई तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो पत्र लिखते हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस एंड दे आर परसिक्यूटेड सिंस इन पार्टीशन, सो दे शुड बी गिवन सिटीजनशिप। उन्होंने कहा था। मनमोहन सिंह जी बतौर राज्यसभा सांसद आसाम से 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी को यह कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख, ये वर्ड प्रयोग करते हैं, और उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए। उसके बाद उनको आपत्ति लगती और 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम, उनका हमारा उत्तरदायित्व है सिर्फ शरण देना नहीं, उनकी आजीविका और जीवन स्तर को सुधारना भी। तो जो गांधी जी ने किया, जो मनमोहन सिंह जी ने सोचा और जो तरुण गोगोई ने लिख के भेजा, वही तो हमने किया। मगर अब इनका चरित्र बदल गया तो हम क्या करें। रह रहे के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। जी, अब मैं रंजीता रंजन आपका रुख करता हूं। आपको क्या लगता है कि विरोध कर सारा काम ठीक हो सकता है, क्योंकि धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक और सीएबी के तमाम कामों को 70 साल से अटका रखा था। अब वो एक दिन तो पूरे होने ही थे। क्या आपको लगता है उसका वक्त था ये, और इस सरकार की मंशा भी थी? देखिए, पूरे मुद्दे को ही भटका दिया गया। पूरा मुद्दा ही गलत वे से सामने लेके आया गया। 370 हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो। हम जीएसटी के खिलाफ नहीं थे, निश्चित तौर से नोटबंदी के खिलाफ थे। आपने जिस तरीके के स्लैब दिए हम उसके खिलाफ थे हैं। नोटबंदी आपने जिस तरीके से किया और उस वक्त किया जब हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही थी, हम उसके खिलाफ थे। आज सीएबी और एनआरसी को अगर आप जोड़ के देखेंगे, देखिए हमेशा इनकी नियत और नीति में खोट है। इन्होंने सीएबी के साथ एनआरसी दोनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो इनकी जो षड्यंत्र की बू है आपको सामने नजर आएगी। इन्होंने सीएबी अभी आनंद फानन में इसलिए किया, आप असम से शुरू होइए, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होइए, ये सिटीजनशिप लेके ही इसलिए आ रहे हैं कि एनआरसी में तकरीबन 19 लाख लोग निकले। बीबीसी की रिपोर्ट है कि 14 लाख उसमें हिंदू है। जी, एक तो असम, ऊपर से आप असम आपका एनआरसी से नहीं संभला, आप 27 प्रदेशों में कहते हैं। आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि कवर फायर दे रहे हैं एनआरसी अभी को। मेरी खत्म नहीं हुई बात। जी जी, कि एनआरसी लेकर आएंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसको दो व्यक्ति, सत्ता तो बीजेपी की है, लेकिन दो व्यक्तियों की सनक से आप पूरे देश को बड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं आप। चपेट में लेकर जा रहे हैं। बड़ा शब्द मैं नहीं कह रही हूं भाई, बोला सनक। पूरे युवा, बिल्कुल सनक है। पूरे युवा आज देश में सड़कों पे हैं,
मुद्दा ये नहीं है कि सीएबी क्यों आ रही है, मुद्दा ये है कि जो एनआरसी अब इसके बाद लाने जा रहे हैं और जिसकी शय में जो आप करने जा रहे हैं, उसमें क्या आप लोग कह रहे हैं भाई हमें रोजगार चाहिए, नोटबंदी से 155 लोग मर गए, देश मंदी पे है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि एनआरसी और सीएबी अभी महत्वपूर्ण था या युवाओं का रोजगार महत्वपूर्ण था? और दूसरी बात क्या है अनिल जी, एनआरसी में हमारे वोटर जो खासकर गरीब हैं, 50-55% जो वोटर रूरल एरियाज के हैं, उनमें आप एनआरसी की जब बात कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रही है कि आपके वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है? आपने अपने ही देश के सिटीजन्स को शक के घेरे में खड़ा करके उनको लाइनों में खड़ा कर दिया। नागरिकता बिल इसको आप पार्टी से जोड़ी क्यों रहे हैं? अरे आप लाइन में खड़ा करके वो गरीब लोग जिनके नाम का पत्नी की जगह पति का नाम लिखा हुआ है, पति की जगह पत्नी का नाम लिखा हुआ है, खासकर जो गरीब लोग हैं, अपने ही देश के लोगों को डरा के आपने लाइनों में खड़ा करके नाम दे दिया। अब जवाब लेते हैं। 2 लोगों की सनक की वजह से ऐसा हो गया है और वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड डॉक्टर त्रिवेदी। जिनको जनता की नब्ज की भनक नहीं है, उन्हें सनक नजर आती है, तो ये उनकी दृष्टि का दोष है। अब मैं बताता हूं, आपने ये कहा कि चूंकि एनआरसी में हिंदू ज्यादा आ गए इसलिए हम ये बिल लेके आए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए बिल हम पहली बार लेके आए 2015 में लेके आए थे, इसीलिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है और उस समय राज्यसभा में आपका बहुमत था, आपने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया, फिर जनवरी 2019 में आया वो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, तो हम तो ये पहले से लाए, तब तक तो एनआरसी की रिपोर्ट आई नहीं थी, तो कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, कौन व्यक्ति क्या चरित्र दिखा रहा है, 370 पे कांग्रेस संसद में तो वोट करेगी पक्ष में और सड़क पे बवाल, ट्रिपल तलाक पे संसद में वोट करेंगे, सड़क पे बवाल, और मैंने अभी आपसे बताया सीएबी में लिख के इनके मुख्यमंत्री देंगे, असम के मुख्यमंत्री, और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नहीं दिए, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एग्जीक्यूटिव बॉडी में अपना रिजोल्यूशन भी पास किया है और उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन शब्द लिखा है कि इनको सिटीजनशिप देनी चाहिए, और उसके बाद सड़क के ऊपर बवाल। तो आप ये बात समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, एक पार्टी के विधायक, मैं आम आदमी पार्टी के विधायक की बात कर रहा हूं, उनके आप शब्द सुनेंगे तो वाकई आप खुद सोचेंगे कि इस तरह के शब्द कैसे बोले जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता मिले, बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता मिले और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता मिले, ये उसकी लड़ाई है? क्योंकि मौजूदा, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, मौजूदा देश में जो भी मुसलमान है उसकी नागरिकता टस से मस नहीं हो रही इस बिल को देखते हुए। अगर कुछ है तो बताइए। आप आपके विधायक की बात कर रहे हैं, मैं मोदी साहब की बात करती हूं। उनके 2 ट्वीट देखे आपने कि कपड़ों से पहचानो कि कौन क्या कर रहा है? क्या यह प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है? फिर प्रधानमंत्री का ये अपोजिशन पार्टी को ये कहना कि आप ऐलान कर दो कि हम सारे पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप दे रहे हैं इंडिया की। देखिए, इन दोनों बातों में लोगों को फिर से गुमराह करके डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है। मैं फिर उसी में आऊंगी, ये कौन सी डेट और किसकी गांधी जी की बात कर रहे हैं? जैसे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बात की कि 23% हिंदू थे और अब मेरे ख्याल से 3% की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बारीक वो एक शब्द है कि बंटवारे के पहले की बात कर रहे हैं, बंटवारे के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, 23% हिंदू, 1900 हिंदू नहीं, 23% अल्पसंख्यक पाकिस्तान में 1951 में थे, जो नहीं अल्पसंख्यक, जो घट के अब 3-3.5% रह गए हैं, और हिंदू वहां 15% थे, जो घटकर 1% से कम है। ये हार्ड फैक्ट है। मैं एकदम हार्ड फैक्ट नहीं है, आप बीबीसी की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं वो उसमें सन का फर्क है, बंटवारे से पहले का बोल रहे हैं, बंटवारे के बाद का नहीं बोल रहे हैं, उसमें मात्र 2 या 3% की ही चेंजेस आई है। फिर आप वो जब बंगाल बना वहां चले गए, ये मुद्दा ही दूसरा है जिसको डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम किया गया। फिर मैं उसी बात हिंदू मुस्लिम तो तभी हो गया था इस देश में जब 1947 में हो गया था। मैडम देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि हम मुसलमानों के पक्ष में है या हिंदू के पक्ष में नहीं है। मुद्दा यह है कि आर्टिकल 14 को, संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? जब सेकुलर वर्ड दिया है तो उसको धर्म के आधार पे आपने क्यों किया?
बड़ा जैसे आरोप आपकी सुभाष सरकार जी- के ऊपर कि अभी- आप मुसलमान नो, विरोधी नो, हैं, अमित जी, सेकुलरिज्म के विरोधी हैं। अभी ठीक, जैसे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने भी किया, 30 सेकंड मैडम। ये गलत बात है, वो रिफ्यूजेस थे। आप ऐसी कौन सी इतनी महत्वपूर्ण या हड़बड़ी की बात है कि आपको मंदिर से पहले, रोजगार से पहले सीएबी और एनआरसी को पहले करना है? आप इसी का जवाब दें। एक उन्होंने दो महत्वपूर्ण पहले बातें आपने बोली। जो बोला- एक, आपने इस देश के सेकुलर फैब्रिक को ब्रेक किया है, तोड़ा। नहीं, वो भी दूसरा, बात आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री को कपड़ों से पहचानने की बात करने की आवश्यकता क्यों थी? क्या वो भी सही दोनों करा बात बता रहा प्रधानमंत्री हूं। ने? पहले कैसे आपने कस्टमाइज करेंगे? महात्मा गांधी जी के बारे में कहा, तो मैं इस बात को स्पष्ट बता देता हूं। महात्मा गांधी का शब्द है, द हिंदूज एंड सिख स्टेइंग इन पाकिस्तान कैन कम टू इंडिया बाय ऑल मीन्स इफ दे डू नॉट विश टू कंटिन्यू देयर। इन दैट केस it is the first duty of the Indian government to give them job and make their life better. It is the source is selected works of Mahatma Gandhi volume 96, जिसमें 7 जुलाई 47 से लेकर 26 सितंबर 47 तक के महात्मा गांधी के वक्तव्य हैं। 1947। अब 47, अब हम बता रहे हैं क्यों। जो वहां पर हिंदू सिख जैन डिवीजन के बाद रह गए थे, वो तो फंस गए थे ना। और जब डिवीजन हुआ धर्म के नाम पे, तो दो प्रकार के मुसलमान थे। एक तो जो भारत में महात्मा गांधी के साथ रहे, और एक जो जिन्ना के साथ वहां गए, और जो ये कह के नहीं गए, उन्होंने कहा लड़ के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, और सिविल वॉर करवा के लेके गए। आज उन्हें शरण चाहिए, और अगर चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं भाई। आप लोगों को पता है, एक हम लोगों ने बड़ा बचपन में गाना सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसकी आखिरी लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में गाना बना था 1955 में, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसकी आखिरी लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो मैं कहना चाहता हूं, जिसको आपने पाक सरजमी कहा, रहमते दामन की सरजमी, दामने रहमत की सरजमी कहा, परचमे हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, तो कहिए मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। हम एक बार स्वीकार करने को तैयार होंगे, तब तो आप कहेंगे जी डर लगता है, और उधर कहेंगे नहीं पाकिस्तान के भी मुसलमानों को ले आना चाहिए। और जो बात कहते हैं कि शिया, जी एक मिनट, नहीं, बिल्कुल जो कहते हैं ना वहां पे परसिक्यूटेड कौन है? सब पर आइएगा, सब पर आइएगा आप, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री ने जो बोला, हाँ वो भी जो मैं बोला बताता हूं। कि कपड़ों से पहचान लो कौन कौन है, अभी क्या वो आपने जायज था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जामिया में देखा भीड़ को कपड़े, हाव भाव और शक्ल देख के समझ में आ जाता कौन स्टूडेंट है और कौन पेशेवर बवाली है। मुंह के ऊपर कपड़ा रखे हुए लोग और जिस ढंग के कपड़े पहने हुए लोग, वो स्टूडेंट हैं या गैर स्टूडेंट हैं, ये देखकर पहचाना जा सकता। जी ठीक। अच्छा, रही बात इसकी, तो भैया एक और बात है, कुछ लोग ऐसे रहे जो कपड़ों में ही फंस गए। कैसे? मैं बताना चाहता हूं कि जब ये बात चल रही है, जो 47 की 41 की बात हुई ना, आपको पता है 41 के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? 8%। उत्तर प्रदेश में थी 7%, और 1931 की सेंसस जाति के आधार पर हुई थी। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जातियां ब्राह्मण 15%, राजपूत 13%, और सैयद मुसलमान 24% साक्षरता दर। राष्ट्रीय दर से 3 गुना ज्यादा। ऐसा कपड़ों में उलझाया कि आज राष्ट्रीय दर से बहुत नीचे आग चले गए। क्यों हुआ भाई? जी 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 देखिए, जी। मुझे इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये भी मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, इनको सिखाया ये गया। मैं इनसे सवाल करती हूं, एक तो बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं बेचारे बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, बेचारे बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। कौन प्रताड़ित हो रहे हैं? सिर्फ एक कास्ट, सिर्फ एक धर्म? म्यांमार को क्यों नहीं लिया? नेपाल को क्यों नहीं लिया? तमिल केरल को क्यों नहीं लिया? श्रीलंकन को? बहुत सारे, इवन अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। अगर आपको उत्पीड़न की पेन थी तो उनको भी ले लेते। और सबसे अहम बात यह है कि क्या आपके देश में उत्पीड़न कम हो गई है? क्या आपने अपने देश के तमाम युवाओं को रोजगार दे दिया है? क्या आपका देश इतना ज्यादा सक्षम हो चुका है? क्या आपके प्रदेशों की जो सिचुएशन है, वहां हर युवा को आपने नौकरी दे दी है? आज असम क्यों जल रहा है? क्योंकि उनका रोजगार, उनकी संस्कृति सब खत्म हो जाएगी, और आपको अपने चुनाव की पड़ी है। आज पूरे देश का युवा अगर सड़कों में है, तो आप उसको कपड़ों से क्या खोजने की तैयारी है?
फिर धर्म खोजने की तैयारी कर रहे हैं। आज डीयू, जेएनयू, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, 22 यूनिवर्सिटी में लगभग 22 यूनिवर्सिटी के युवा सड़क पे हैं, तो क्या भाजपा और प्रधानमंत्री की सनक उनको भी धर्म के आधार पर चुनने का काम करेगी? जवाब सुधांशु, आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, जहां के युवा सबसे ज्यादा पथराव कर रहे हैं वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, उसमें मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पहली पीआईएल किसने दाखिल की इस मुद्दे पे? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। वाह भाई वाह, सेकुलरिज्म के सबसे बड़े चैंपियन वो जिनका नाम ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। उसके बाद सबसे बड़े पुरोधा असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। और किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? असम के लोगों की संस्कृति की रक्षा के लिए। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, मैं विश्वविद्यालयों के खिलाफ नहीं बोलता हूं, संविधान की बात करते हैं। ये यही विश्वविद्यालय है ना जिन्होंने एससी एसटी का रिजर्वेशन छीन के मुस्लिमों को दिया। आज संविधान की बात कर रहे हैं। दोनों पार्लियामेंट के एक्ट से बने विश्वविद्यालय, भारत सरकार से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष पाने वाले विश्वविद्यालय, कोर्ट में जाकर कहते हैं जी हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाए, हमें मुस्लिम इंस्टीट्यूशन माना जाए। आ गया और उसके बाद आपने सीए भी कर दिया, तो ये तीनों चीजें इकट्ठी हो गई। दिक्कत एक ये भी है, विरोध उस बात का भी है। भाई, कोई चुनाव है क्या? अभी चुनाव तो 4.5 साल दूर है। चुनाव को ध्यान में रख के किया गया काम चुनाव से 6 महीना पहले, साल भर पहले किया जाता है ना। चुनाव तो अभी 6 महीना पहले खत्म हुआ है। तो हमारा चुनाव से मतलब नहीं है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था की बात करते हैं। और जो लोगों को अभी इकोनॉमी के लिए कुछ करते थे, मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को अभी भी गलतफहमी है, तो देख लीजिए पूरे दुनिया में क्या हो रहा है। यही माइग्रेंट्स के मुद्दे के ऊपर क्या हो रहा है बेल्जियम में, क्या हो रहा है पोलैंड में, क्या हो रहा है फ्रांस में। और वहां चाचा ट्रंप, वहां की सरकार के लोग तो हमको भाषण दे रहे हैं और खुद जो है दीवार बना रहे हैं मैक्सिको के ऊपर। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद हैं। अब ये बताइए, अंजेला मार्केल जर्मनी की पहले सॉफ्ट थी, अब एकदम स्टैंड बदल दिया ना, हम किसी भी बाहर वाले घुसपैठिए को नहीं आने देंगे। भारतीय एक ऐसा विचित्र देश है जहां पर अगर यही कह दो कि भाई जो भारतीय है और जो विदेशी है उसकी पहचान करके विदेशी को अलग करेंगे, तो उसमें भी रंजीत रंजन, बड़ा बेसिक सवाल मैंने हमने शुरुआत में भी पूछा, कांग्रेस पार्टी का विरोध है क्या? कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री ने कल आप लोगों से एक सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी खुल के ये कह दे कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस की स्टेटमेंट नहीं है, ये मोदी साहब की सनक की मंशा है और लोगों को डाइवर्ट करने की मंशा है। कांग्रेस अपना सनक का मुद्दा लेके नहीं चलती है। कांग्रेस के मुद्दे वो हैं जो इस देश के संविधान के मुद्दे हैं, जो आज के सड़क पे जो लड़ रहे युवा है उनका मुद्दा है। युवा कह रहा है हमें रोजगार दो, युवा कह रहा है हम देश में प्रताड़ित हो रहे हैं, और युवा कह रहा है, मैं फिर प्रश्न करूंगी, उसका जवाब दे सुधांशु जी, कि एनआरसी से अपने लोगों को प्रताड़ित क्यों करेंगे हम लोग? पहले ये बताए, आप अपने लोगों को, एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, आप अपने लोगों को अपना लेके जाना पड़ेगा कागज। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं 70 साल से कि रह तो रहे हैं, गरीब हैं, उनमें आदिवासी भी हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक भी हैं, बहुत सारे, अब किसी भी प्रदेश के रूरल एरिया में चले जाइए, अब उनको एक डर बैठ गया है। 17 लोगों ने आत्महत्या कर ली है जिसका डाटा आपके पास नहीं है और पूरे मीडिया में चल रहा है। डर से उनको आप लाइन में खड़ा कर रहे हैं, लोग ग्रुप बना के कह रहे हैं, अपने ही देश में ये डर हो रहा है कि भाई अगर मेरा आई कार्ड कहीं चला गया है, या हम तो यहां जन्मे हैं, हमारे पूर्वज शायद 70 साल पहले, क्योंकि 17 जुलाई 1948 के पहले अगर जो नहीं आया, 70 साल से एक व्यक्ति रह रहा है। आप बात कर रहे हैं एक कास्ट को लेके, धर्म को लेके, उसको कहेंगे कि आप जाएं, लेकिन सीए भी आप इसलिए लाए कि जिसको मन होगा। रंजीत जी, 1.5 मिनट हो गया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। कांग्रेस पार्टी का विरोध किस लिए है और भारत के मुसलमानों की कौन सा हक छीना जा रहा है? अगर वो ये स्पष्ट करते तो बेहतर है, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बिल्कुल कहूंगे कि कांग्रेस की भारत के मुसलमानों को कौन सा हक छीना जा रहा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 21 भी है। इन सब को, संविधान को आपने उठा के अपनी सनक में आपने धज्जियां उड़ाई हैं। क्यों उड़ाई है? जब हमारे देश को सेकुलर कहा जाता है, किसी भी धर्म के आधार पे
सीएबी एनआरसी नहीं होती है तो इन्होंने धर्म का आधार क्यों लिया? पर पाकिस्तान में मुसलमान तो प्रताड़ित नहीं होगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई प्रताड़ित होगा। आप सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों कर मैं रहे हैं? अफगानिस्तान की बात कर लेता हूं। जब वो तालिबान ने तो बौद्ध की मूर्ति, अफगानिस्तान भगवान बुद्ध की और मूर्ति तोड़ी थी ना। बांग्लादेश की बात जी, कर रहे जी, जी। हैं और अमित शाह जी का पार्लियामेंट का अगर स्पीच सुने कि बहुत सारे देशों में प्रताड़ित लोग हैं, हम उनको शरण देना चाहते हैं, तो भैया सबसे पहले श्रीलंका के तमिल ब्राह्मण को क्यों नहीं बुला रहे? नेपाल वालों को क्यों नहीं बुला रहे? ये वाजिब बात है कि आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पॉलिटिकली आपको सूट कर रहा है, इनकी सारी लेकिन बात तमिल का जवाब ब्राह्मणों की देता बात हूं। आप क्यों नहीं करते? इन्होंने कहा जो श्रीलंका में प्रताड़ित है। जो श्रीलंका भी जवाब देता हूं और इनकी पहली बात है, इन्होंने कहा जी बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारों के पास कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे? ये बताइए, आप में से कितने लोग बगैर किसी आईडी कार्ड के वोट डाले हैं? तो इसका मतलब सबके पास कार्ड है, तो चुनाव आयोग गलत बोल रहा है देश का? दिल्ली है। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग के अनुसार भारत में इतने लोग वोट डालने आते हैं और सब कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर ही वोट डाल सकते हैं। अगर आपकी बात सही मानी जाए तो आपने चुनाव आयोग पे आक्षेप कर दिया। यानी या तो लोग बिना आईडी कार्ड के वोट डाल रहे हैं या आईडी कार्ड उन लोग पास है नहीं, सबके पास है। जो देश के वैध नागरिक हैं, जिन्हें मताधिकार है, सबके पास वो है। अब दूसरी बात, इन्होंने जो श्रीलंका तमिल वाली बात कही, हम भी बात कह रहे हैं, और अर्थव्यवस्था की बात कही। हमने पहली बार जो है शरणार्थियों को शरण दी है क्या? 1959 में दलाई लामा और तिब्बत से आए बौद्ध बुद्धिस्टों को दी थी, तो 4 रोटी खाते थे, चारों बाहर से आती थी। गेहूं और चावल तक भारत बाहर से मंगाता था। तब हमने नहीं कहा बुद्धिस्टों क्यों दे रहे हो, कम्युनिस्टों क्यों नहीं दे रहे हो। फिर युगांडा के ईदी अमीन को दिया, जब वो युगांडा के ईदी अमीन ने ये सब किया तो वहां के भारतीयों को दिया, तो हमने नहीं कहा घाना और जाम्बिया के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जब 1971 में बांग्लादेश 2% ग्रोथ रेट थी देश की, बेरोजगारी चरम पे थी, पुराने लोगों को याद होगा 5 पैसे का टिकट लगता था जिसको बांग्लादेश का टिकट कहते थे। तब हमने नहीं कहा कि आप श्रीलंका को क्यों नहीं दे रहे हैं, जी, जी। अब सुनिए, श्रीलंका तमिल पे लगभग 6.5-7 लाख लोग आए थे। स्थितियां सामान्य होने के बाद लोग बाहर चले गए। 1.5 लाख लोगों को नागरिकता दी गई, जिसमें से 75,000 ने वापस जाना प्रीफर किया, 75,000 ने देश की नागरिकता ले ली। यानी जब वहां स्थिति सामान्य हो गई तो लोग वापस चले गए। और जब श्रीलंका के तमिलों को दिया था 1987 में, तो हमारी कौन सी ग्रोथ रेट थी? इसलिए मेरा मानना है सब परिस्थिति के अनुसार दिया जाता है, जहां जैसी आवश्यकता होती है उस अनुसार दिया जाता है। हम इस देश के अंदर नागरिकता को लेकर इतनी बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि हम अपने देश के अंदर मुस्लिम शरणार्थियों को कोई जगह नहीं देंगे, और हम पाकिस्तान के नागरिकों के लिए या पाकिस्तान के मुस्लिमों के लिए यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं बात करता हूं, अब आगे विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक बात पूछूं, अब सावरकर के ऊपर आ जाते हैं। राहुल गांधी ने, आप बोले, आप जितनी बातें कह रहे हैं ना वो रिफ्यूजीज थे और वो सिचुएशन थी, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मुझे एक प्रश्न का जवाब दें, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आपने बात करी है कि वो जो आप यहां से अवैध घोषित करेंगे वो रखने को तैयार है? ना इन्होंने बात की है। और क्या आपको यह मालूम है कि कितने शरणार्थी हैं? क्या आपकी सारी बात हो चुकी है? क्योंकि जो हम लोगों को जानकारी है, ना इन्होंने पाकिस्तान से बात की है, ना अफगानिस्तान से बात की है, ना बांग्लादेश से बात करी है। वहां का विदेश मंत्री कह रहा है हमें इंडिया आना ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम भैया शरणार्थी को रखेंगे ही नहीं। तो कहां पर रखने का विचार है आपको? जी, उनको उत्पीड़न करने का विचार है? आपने क्या जो बात मापदंड कही, है आपका? आपकी बात से उत्तर मिल गया। अरे भाई कितने हैं यही तो एनआरसी बताएगा, और जब एक बार तय हो जाएगा तब बात भी होगी, और तब जो उचित होगा वो विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। की बात नहीं कर रही मैं, शरणार्थी कितने हैं? भाई शरणार्थी तो एनआरसी तय करेगा ना कितने शरणार्थी है, शरणार्थी बताइए, दिख जाएगा ना किसके पास वोटर है, किसके पास नहीं है, बताइए। किसके पास कागजात है, किसके पास नहीं है। और रही बात इसकी, तो आपकी सरकार बोल चुकी है, मतलब श्री प्रकाश जायसवाल जी और चिदम्बरम साहब का बयान है, किसी ने 1 करोड़ बोला है, किसी ने 1.5 करोड़ बोला है। मैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बयान की बात नहीं कर रहा हूं, और असम के 2006 और 7 के उनकी बात नहीं कर रहा हूं गवर्नर साहब की, मगर जो गृह राज्य मंत्रियों ने बोला है 2007-8 में, तो 1 से 1.5 करोड़ की फिगर वो लोग बोल। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। राहुल गांधी ने सुधांशु त्रिवेदी एक बयान दिया कि मैं आरएसएस बीजेपी से डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने जो रेप इन इंडिया को लेकर एक बयान दिया था, उसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। सदन में स्मृति ईरानी भी बहुत कुछ बोली। उन्होंने बोला मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। देखिए, पहले उन्होंने कहा जी मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे बालक होता है ना, उसके अंदर एक बाल सुलभ उच्छृंखलता होती है, कुछ और बोल देता है, उसके बाद बाल हट आ जाता है, अब मैं माफी थोड़ी मांगूंगा। तो वही उनके साथ है।
राफेल के बारे में बोला था, माफी मांगनी पड़ गई। महात्मा गांधी जी के बारे में बोला तो माफी नहीं मांगी, कोर्ट का मुकदमा झेल रहे हैं। संघ के बारे में बोला तो माफी नहीं मांगी, कोर्ट का मुकदमा झेल रहे हैं। और रही बात सावरकर की, ये बात कह दूं, वाकई राहुल गांधी जी सावरकर की बराबरी कैसे कर सकते हैं? सावरकर जी को काला पानी हुई थी, हाथ में हथकड़ी बेड़ी डाली गई थी, कोल्हू के बैल की जगह लगा दिया गया था। और कांग्रेस के नेता जब जेल में जाते थे तो किताब पढ़ने की ही नहीं, किताब लिखने की भी सुविधा रहती थी। माउंटबेटन के परिवार से मित्रवत संबंध थे। इन्हीं लोगों के लिए तो लिखा था अकबर इलाहाबादी ने, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ और रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। कैसे वो सावरकर हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने चौपाल के मंच पर आए, अपनी राय रखी। बहुत बहुत